हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं, रोशनी ला रहे हैं। आप भी अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, ज़िंदगी में कुछ बनेंगे, आप अपने ज़िंदगी में भी उजाला ला पाएंगे। तो इसलिए दिवाली हो या काली पूजा हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसलिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हमारा रे ऑप्टिक्स का क्लास नंबर क्या होगा? 10। तो क्लास 10 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग के ऊपर। तो व्हाट इज डिस्पर्सन, व्हाट इज स्कैटरिंग देख लेते हैं। और ऑलरेडी मेरे इस सीरीज में जो आप लोग का रे ऑप्टिक्स में 9 वीडियोस आ चुका है, 9 क्लासेस आ चुका है। तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग सारे क्लासेस देख के आएंगे। मैं आज फॉलो कर रहा था प्ले लिस्ट। मेरा जो पहला वीडियो है, सुनने से आप लोग हंसेंगे, जो मेरा ये जो सीरीज का पहला वीडियो था वो 1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने देखा था। अब जितना वीडियोस मेरा आगे बढ़ता जा रहा है, देख रहा हूँ, उसके बाद 400 बच्चे, फिर 300 बच्चे, 200 बच्चे, लास्ट वाला वीडियो में 50 बच्चे, 60 बच्चे ने देखा था, 60 या 50 स्टूडेंट्स देखा था। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का अभी पढ़ाई के टाइम में जब मैं क्लासेस करा रहा हूँ, अभी वो लोग नहीं पढ़ेंगे। जब एग्जाम खराब हो जाएगा तब मेरे पास आकर बोलेंगे, सर ऐसा कैसा हो गया, आप कुछ कीजिए, हमारे लिए बोलिए बोलिए। लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए, हक के लिए बोलता हूँ, लेकिन आप भी अपने के लिए पढ़ाई कीजिए। जो मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था वो 1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने देखा था। उसके बाद बच्चों का कोई भी अटेंशन स्पैन ही नहीं रह रहा कि मुझे देखना पड़ेगा क्लासेस, क्या बोल रहा है टीचर, फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। वीडियोस देख ही नहीं रहा है। मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि व्यूज़ चाहिए मुझे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए। आप व्यूज़ देंगे कि नहीं देंगे उसके लिए नहीं, मैं वीडियो अपना मैं लोग जाते ही लाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मेरा काम ये वाला है। लेकिन मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग मतलब खुद उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या बात है, मतलब इतना अटेंशन स्पैन अगर बच्चों का कम हो जा रहा है तो पढ़ाई वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। और बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। वो लोग जो आप लोग में से जो कुछ गिने चुने बच्चे हैं, जो अगर आप लोग जो मुझे कमेंट करें, मैं समझ पाता आप लोग रेगुलर क्लास फॉलो करते हैं। आप लोग मान के चलिएगा, आप ऑलरेडी ये जो भीड़ से आप लोग आगे आ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ते हैं और आप लोग डेली पढ़ रहे हैं। तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी इस रैट रेस से बहुत आगे उठ चुके हैं, आप लोग सफल होंगे। ठीक है, पहले जो जो इंपॉर्टेंट बातों से आप लोगों ने शेयर कर लिया। तो आज हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं। तो डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी डिस्पर्सन है क्या, स्कैटरिंग है क्या। तो देखिए, एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ। सोचिए, मैंने जब आप लोगों को प्रिज्म पढ़ाया था, तब मैंने वहां पर आप लोग क्या लाइट पढ़ाया था? बोला था मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो देखिए, लाइट मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि लाइट 2 तरह का होता है। एक है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और एक होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, अभी व्हाट आर दिस थिंग्स? मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है सर, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है? जिस लाइट में सिर्फ एक लाइट सोर्स होगा, जिस लाइट में ओनली 1 क्रोमेटिक या कोई 1 कलर प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। लाइट कॉन्टेनिंग 1 क्रोम, या जिसको हम लोग कलर बोलते हैं, इसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोई एक कलर रहेगा, मतलब और कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। ये वाला पॉलीक्रोमेटिक क्या है? लाइट कॉन्टेनिंग मल्टीपल क्रोम्स, या उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कलर्स। उसको हम लोग बोलते हैं कलर्स। तो लाइट जिनको पास मल्टीपल कलर रहेगा, उन लोगों को बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे एग्जांपल क्या है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर कितना कंपोनेंट है? आप सभी लोगों को पता है व्हाइट लाइट का कंपोनेंट क्या है? विबग्योर। टोटल 7 कलर्स रहता है, VIBGYOR। टोटल 7 कंपोनेंट्स रहता है किस व्हाइट लाइट में। सो वही क्या है? V स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमारा पैटर्न है। तो दीज आर द मेन कलर्स जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, समझे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो व्हाइट लाइट क्या हो गया? व्हाइट लाइट इज ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट।
तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट का डिस्पर्सन। अभी डिस्पर्सन है क्या सर, अभी हम लोग उसी बात में आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने दोनों लाइट समझ लिया। तो देखिए हमने देखा था ये वाला आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुका, मैंने रिफ्रैक्शन जब पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पढ़ के आया मैं उन लोग का बात बोल रहा हूँ, डायरेक्टली ये वाला वीडियो उठाएंगे समझ नहीं पाएंगे। पूरा आप लोग क्लासेस जो लोग फॉलो करके आ रहे हैं वही सिर्फ पढ़ पाएंगे। फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके जो भी वीडियो आप लोग को लगेगा वहाँ से आप लोग क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि देखिए कि अगर मेरे पास एक प्रिज्म दिया है, मेरे पास एक प्रिज्म दिया है, प्रिज्म में अगर मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजता, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर मैं भेजता तो क्या होता सर। सो देखा जाता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजा जाता है तो ऐसा करके मेरा लाइट डेविएट कर जाता है। मैंने ऑलरेडी इसका वैल्यू भी निकाला था कि कितना एंगल मेरा डेविएशन हुआ, ऐसा जाने वाला था चल गया, कितना डेविएशन हुआ, ये सब एंगल भी हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, ये सब हो चुका है। लेकिन अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ना होके, अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ना होके अगर ये मेरा व्हाइट लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता तो क्या होता बोलिए तो हमारा जो ये लाइट जो जब जाता है प्रिज्म से, जब भी मेरा लाइट एक प्रिज्म से जाता तो क्या होता बोले तो धीरे धीरे लाइट का कंपोनेंट अलग होना शुरू हो जाता। फिर ऐसे करके अलग अलग कंपोनेंट का लाइट निकलना शुरू हो जाता, 1 2 3 4, फिर ऐसे करके अलग 5 6 7, ऐसे 7 कंपोनेंट में हमारा लाइट अलग हो जाता, ऐसे VIB GYOR। सो ऐसे 7 तो कलर में हमारा अलग अलग टूट जाता, ये अलग अलग स्पेक्ट्रम बन जाता, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलग अलग स्पेक्ट्रम बन जाता। ये पूरा लाइट हमारा व्हाइट लाइट एक गया था, लेकिन ये हमारा अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट गया। तो ये जो फेनोमेना है, जो स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। समझे आप डिस्पर्सन है क्या। जैसे रेनबो का जो फेनोमेना है वो भी एक डिस्पर्सन का ही फेनोमेना है। सो जब भी कोई व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट while passing through a refracting medium is called dispersion। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, व्हाइट लाइट प्रिज्म से गया, 7 कंपोनेंट में डिस्पर्स हो गया। ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग खुद भी करके देखना तो यही चीज़ होगा। या रेनबो का भी जो हम लोग बात बोल रहे हैं, रेनबो का भी आप लोग चाहेंगे तो रेनबो आकाश में ऐसा नहीं दिखेगा। आप लोग काम कर सकते हैं, आप सभी का घर में पाइपलाइन है। सो देखना जब दोपहर में धूप होगा, जब सूरज का रोशनी गिरेगा, जहाँ पर धूप गिर रहा है जोर से पाइप का पानी स्प्रे करना। मैं जो बोल रहा हूँ करके देखना, धूप गिरा जोर से पाइप का पानी स्प्रे करना, देखना जब तक पाइप का पानी उस धूप में जाता है तो हमारा वहाँ पर एक रेनबो जैसा चीज़ फॉर्म होता है। क्यों होता है वो हम लोग अभी समझेंगे, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। समझ गए। तो चलिए अभी देखते हैं क्या चीज़ होता है इधर। सो डिस्पर्सन क्या है, तो पहले डिस्पर्सन का डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। तो डिस्पर्सन का डेफिनेशन क्या है सर, तो पहले इसको लिख लीजिए। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग of white light on passing through a refracting medium, passing through a refracting medium is called dispersion। The phenomena of splitting up of white light on passing through a refracting medium is called dispersion। ठीक है। सो जब भी हमारा व्हाइट लाइट कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। सो ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म व्हाइट लाइट splits into कितना कंपोनेंट्स, splits into 7 कंपोनेंट्स। ठीक है, splits into कितना कंपोनेंट्स, 7 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर जाता है। समझ गए, वेरी गुड। अभी देखिए पासिंग थ्रू प्रिज्म व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू कितना कंपोनेंट्स, 7 कंपोनेंट्स, ये हमें जानना पड़ेगा। सो
अभी देखिए, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, देखिए जब मैंने आप लोगों को तो प्रिज्म पढ़ाया था, एक थिन प्रिज्म का आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है कि नहीं? देखिए एक थिन प्रिज्म का आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक थिन प्रिज्म में जब लाइट पास होता है, एक थिन प्रिज्म, याद कीजिए मैंने आप लोगों को जहाँ पर प्रिज्म पढ़ाया था वहाँ पर थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट था। जब लाइट पास होता है तो थिन प्रिज्म में हमने क्या बोला था, अगर ये वाला एंगल ए है तो इधर जो हमारा और इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू होता है तो वहाँ पर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने क्या बोला था, याद कीजिए, याद आ रहा है कि नहीं? एंगल ऑफ डेविएशन का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया था, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। याद आ रहा है? ये वाला हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, कहाँ पर? फॉर ए थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म मतलब एंगल बहुत छोटा होता है, ए हमारा बहुत ही स्मॉल होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म जब स्मॉल होता है तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला होता है, एंड न्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वाला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। सो अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या क्या हमारा इधर फिनोमेना होता है। मतलब व्हाइट लाइट, अभी अगर मेरा व्हाइट लाइट या सातों कंपोनेंट में वो टूट जाएगा, सो वो कैसे होता है देखेंगे, और ये वाले इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग का मन में क्वेश्चन आएगा, सर जब भी मेरा व्हाइट लाइट इधर से जाता है, व्हाइट लाइट जाता है, सो हमारा लाइट ऐसे करके यहाँ से शुरू करके यहाँ तक और बीच में और भी सेपरेट होता है। मैं सबसे नीचे वाला कौन सा? सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर है रेड, बाकी सब जो कंपोनेंट है मेरा अलग अलग निकलता रहेगा। मैं ऐसा ऐसा रेंज में मेरा होता है। लेकिन डिस्पर्सन, देखिए दिवाली बम फटन दिवाली में ये लोग मस्ती कर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो बोलना सकते इलाके का मोहल्ले का बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तो मैं क्या बोलना था कि जब भी व्हाइट लाइट जाता है तो व्हाइट लाइट हमारा ये ऐसा फिनोमेना में टूटता क्यों है, व्हाइट लाइट ऐसा होता क्यों है, डिस्पर्सन होता क्यों है। तो मैं पहले इसका इक्वेशन एस्टेब्लिश करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कॉज ऑफ डिस्पर्सन के बारे में थोड़ा आप लोग को बताऊंगा क्यों होता है। तो देखिए हम सभी लोगों को पता है कि लाइट जब भी कोई मीडियम से पास करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है। वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में एयर में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी मीडियम से पास करेगा लाइट का वेलोसिटी धीरे धीरे कमता रहता है। देखिए सो हम सभी अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्सन, कॉज ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। अभी एक चीज देखिए, एक चीज फॉलो कीजिए कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या था, याद कीजिए, c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वेलोसिटी लाइट इन दैट मीडियम क्या होता है, c/μ। मतलब क्या है कि हर एक मीडियम में लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट होता है। अभी देखिए हर एक मीडियम में तो डिफरेंट होता है, लेकिन हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो अलग है ना। मतलब रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन क्या, डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंड्स ऑन द क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखिए और एक चीज देखिए कि हमारे पास और एक चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा कि हर एक लाइट कंपोनेंट का रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक वेवलेंथ का फॉर्मूला है जो हम लोग बोलते हैं कॉचीज फॉर्मूला। एक कॉची बोल के एक साइंटिस्ट थे, कॉचीज का एक फॉर्मूला है जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए। कॉचीज फॉर्मूला बोलता है, बोला था म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ये इक्वेशन में लैम्डा क्या सिग्निफाई करता है, लैम्डा सिग्निफाई करता है वेवलेंथ, और ए बी है कॉचीज कांस्टेंट, ए बी को हम लोग बोलते हैं कॉचीज कांस्टेंट। अब ये चीज है क्या सर? देखिए यहां से हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि वेवलेंथ और वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, यही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वायलेट का क्या होता है, हमें पता है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है, सबसे कम किसका होता है, वायलेट का होता है। तो इसका मतलब वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मच ग्रेटर देन रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग क्लियरली यहाँ से कॉचीज इक्वेशन देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब व्हाइट लाइट मेरा प्रिज्म से जाएगा
जब मेरा व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा तब क्या होगा, तब मेरा रेड कलर का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा कम होगा। रेड कलर का वेलोसिटी क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव और चीज़ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो रेड का वेलोसिटी सबसे कम होगा और वायलेट का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। इसे अलग अलग मीडियम का, देखिए ये वाला रिलेशन से, सो अलग अलग मीडियम का, अलग अलग लाइट का, अलग अलग कलर का वेलोसिटी डिफरेंट होता है, इसलिए हर एक लाइट का जो कंपोनेंट है वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, इसलिए क्या वो लोग सेपरेट हो जाएगा और इसी से क्या बनेगा, डिस्पर्सन बनेगा। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स goes with different velocities, different component goes with different velocities, उसके बाद क्या था, different velocities causing dispersion। सो अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ जाता है और इसीलिए हमारा डिस्पर्सन होता है। तो यहाँ से इसी रिलेशन से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किसका डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा होगा, वायलेट का डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा होगा, किसका डिस्पर्सन सबसे कम होगा, रेड का डिस्पर्सन सबसे कम होगा। क्योंकि देख पा रहे हैं डिस्पर्सन कम होगा मतलब डिस्पर्सन एंगल कम होगा, समझ पा रहे हैं, यही है रीजन। मतलब ये चीज़ें पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज एस्टेब्लिश करेंगे, डिस्पर्सिव पावर, उसके बाद हमारा एंगुलर डिस्पर्सन किसे बोलते हैं वो सब पहले एस्टेब्लिश करेंगे। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन या डिस्पर्सिव पावर का इक्वेशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। कैमरा में अच्छे से सब आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया से आ रहा है। हाँ, तो देखिए ये वाला हमने समझ लिया कॉचीज इक्वेशन। अब देखिए क्या हो रहा है इधर, तो रीजन ऑफ डिस्पर्सन समझ गए, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। अभी हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्सन के बाद हम लोग देखेंगे कि थोड़ा डिस्पर्सन का वेरियस फेनोमेना। सो अभी हम लोग को पता था थिन प्रिज्म के लिए क्या फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अभी अपने आप लोग को बताया म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ पर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो रेड कलर के लिए मैं लिख सकता हूँ, रेड के लिए डेल्टा आर में लिख सकता हूँ म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। वायलेट के लिए मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी माइनस 1 इंटू ए मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर मैं दोनों को माइनस करूँ, हमें पता है क्लियरली डेल्टा वी ज़्यादा है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अगर करूँ क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, माइनस माइनस कट गया, दैट इज म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, यही वाला मेरा मिल गया। सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसको मैं जो डिफरेंस है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या इसको मैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिख सकता हूँ। और ये जो मेरा टर्म है, ये जो मेरा टर्म है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। सो इसका एंगुलर डिस्पर्सन का यूनिट क्या है, देखिए इसका यूनिट है रेडियन या डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका तो यूनिट नहीं होता, इसका भी यूनिट नहीं होता, लेकिन ए का यूनिट होता है। तो एंगुलर डिस्पर्सन का यूनिट क्या होगा, रेडियन। अभी अगर और भी हम लोग देखें, अभी देखिए अगर बोथ साइड को मैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाई अगर डेल्टा करूँ, कि डेल्टा अगर ये वाला फॉर्मूला था, बाई डेल्टा करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, इधर भी बाई डेल्टा होगा, डेल्टा का मतलब क्या ये वाला है, दैट इज क्या होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ये वाला कट गया। सो इसी चीज़ को बोला था ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा इक्वल्स टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। ये ओमेगा जो है इसी को बोला जाता है क्या, बोलिए तो, ये जो ओमेगा जो टर्म मैंने जो लिखा, ये जो टर्म है मेरा ओमेगा जो है, इसी को बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर। इसी को बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर, इसको बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर, समझे, इसको बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर। अभी देखिए डिस्पर्सिव पावर का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता यूनिट, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे सब कट जा रहे, नो यूनिट। और ये म्यू का मतलब क्या है, बोलेंगे सर डेल्टा भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, डेल्टा आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, तो जनरली म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो, लेकिन येलो हमारे पास नहीं है,
क्योंकि देखिए वीप गियर का बीच में क्या रहता है, देखिए VIBGYOR। तो देखिए अगर ये 3 और एकदम मैं इमेजिन करूं तो बोलेंगे सर बीच में तो ग्रीन आ रहा है, लेकिन माना जाता है कि एकदम बीच का जो एलिमेंट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का एवरेज होता है वो येलो होता है, तो इसको जनरली येलो कंसीडर करते हैं। अगर क्वेश्चन में येलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहा तब येलो वाला लिखेंगे, अगर नहीं दिया रहा तो क्या करेंगे, म्यू इक्वल्स टू डेल्टा भी प्लस म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2 दोनों का एवरेज कर लेंगे। और हमेशा ये भी नहीं है कि हमेशा वायलेट और रेड रहेगा, ब्लू और ऑरेंज रह सकता है, ग्रीन और रेड रह सकता है, मतलब कुछ भी रह सकता है। इसको आप लोग फॉलो कीजिए, मतलब फॉर्मूला ये वाला रहेगा। तो इसको आप जनरल फार्मूला में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 बाई डेल्टा इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई म्यू माइनस 1। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। सो यहाँ से देखिए एंगुलर डिस्पर्सन जो निकला इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है रेडियन, लेकिन इसका डिस्पर्सिव पावर जो निकला ओमेगा इसका यूनिट क्या है, ये वाला है यूनिट लेस। ये सब जान के रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो डिस्पर्सिव पावर है नो यूनिट। यहाँ से कैसा न्यू क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग एक आध तो क्वेश्चन कराऊं तो क्लियर हो जाएगा। सो आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन लिख के भी लाया हूँ, आप लोग को 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये वाला पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को कराऊंगा। ये वाला पहले लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर एक क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को, देखिए क्लासेस कैसा लग रहा है आप लोग को तो पता है, कमेंट करके मुझे बताते रहिए क्लासेस कैसा लग रहा है। बोला है व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, व्हाइट लाइट इज पास्ड through a prism having angle 4 डिग्री, एक प्रिज्म जिसका एंगल है 4 डिग्री, और बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड बोला है 1.613, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट बोला है 1.632, और बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कितना बोला है 1.62। ये बोला है फाइंड एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर, फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या क्या प्रोवाइडेड है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बोला है, देखिए ऊपर लिखा है 4 डिग्री। सो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 4 डिग्री, इसलिए बोला था थिन प्रिज्म के लिए ये वाला वैलिड होगा, क्योंकि 4 डिग्री मतलब बहुत ही कम एंगल है। सो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला हमें क्या पता है, याद कीजिए। एंगुलर डिस्पर्सन क्या था, इसी को तो अभी बोले थे हमारा डेल्टा V माइनस डेल्टा R। सो इसका वैल्यू क्या निकला था, म्यू V माइनस म्यू R इंटू A। सो म्यू V का वैल्यू कितना है, देखिए वायलेट का कितना थे 1.632, म्यू आर का वैल्यू क्या है 1.613, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 4 डिग्री। बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि रेडियन है, तो रेडियन डिग्री से रेडियन भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 613, 3 और 9 12 होता है 21660.019 इंटू 4 डिग्री डेट इज 4936 0.76 डिग्री। इसको अगर आप लोग रेडियन में कन्वर्ट, इसको ऐसे भी रख सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.076 इंटू पाई बाई 180 करेंगे, ये वाला रेडियन में आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसी में भी आंसर मिलेगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर आपको एंगुलर डिस्पर्सन के बाद डिस्पर्सिव पावर चाहिए तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, डिस्पर्सिव पावर या जिसको हम ओमेगा बोलते हैं वो क्या है डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा, इसका मतलब है म्यू V माइनस म्यू R बाई म्यू माइनस 1। मैंने आप लोग को बोला था जब मेरा म्यू येलो नहीं दिया रहेगा तब आप लोग दोनों का एवरेज करना, लेकिन क्वेश्चन में देखिए येलो दिया है तो क्या होगा, म्यू V का वैल्यू 1.632 माइनस 1.613, y का वैल्यू क्या है 1.62 माइनस 1। सो ऊपर माइनस करने से क्या आएगा, यही वाला वैल्यू आएगा। सो 0.019 डिवाइडेड बाई 0.62, तो
तो इसको डिवाइड करने से जो आएगा वही आंसर होगा, कोई यूनिट नहीं है। देखिए ऊपर कितना जीरो है, 3 2, तो ऊपर अगर डेसिमल हटाए तो इधर एक जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब 19/620। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करके आंसर करूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो मैं अप्रॉक्सीमेट करके करने की कोशिश करूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ नियरली 20/620 लिख सकता हूँ, तो ऑब्वियसली लिख सकता हूँ नियरली मैं कर रहा हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा। सो 2 कट गया, 2/31, सो क्या आ रहा है 1/31। सो 1/31, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 31 इधर है, तो मैं इसको 31 को अगर मैं नियरली 30 सोच लूँ, मैं इसको फिर से मैं अप्रॉक्सीमेट करके कैसे करेंगे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसको मैं 30 कर लूँ, नियरली आप 1/30, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर में अगर मैं 100 लिख दूँ बाई 30, नीचे इंटू 1/100 में लिख सकता हूँ। सो 1 0 कट गया, 3 3 9, 3.33 हो रहा है। सो इसको ऊपर लेके आएंगे तो 0.033 ये वाला होगा, तो यही वाला अप्रॉक्सीमेट मेरा आंसर होगा। आप लोग साइड में अप्रॉक्स लिख सकते हैं, तो बिना कैलकुलेटर का हम लोग ऐसे अप्रॉक्सीमेट में करके क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर कर। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्व करके देखना इसी का आसपास आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है बिठा के देखिए इसी का आसपास आंसर आएगा, लेकिन बिना कैलकुलेटर का कैसे आप लोग करेंगे मैंने वही आप लोगों को सिखाया, बिना कैलकुलेटर का कैसे करेंगे। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, यहाँ पर ये भी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड बोला है 1.515 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट बोला है 1.524। तो यहाँ से बोला है डिस्पर्सिव पावर निकालो, फाइंड डिस्पर्सिव पावर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। सो अभी देखिए, अभी देखिए, तो ये वाला मेरा ये चीज है। अभी मेरे पास इधर देखिए कोई येलो किसी का मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, जब नहीं दिया रहेगा दोनों का एवरेज करेंगे। सो क्या होगा, डेल्टा आर डेल्टा वी बाई 2 दैट इज 1.515 प्लस 1.524 बाई 2। सो क्या होगा, ऐड करेंगे, देखिए 5 2 7, 2 1 3, 5 5 10, 1 1 2 3 बाई 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 1 2, 10, 2 5 10, 2 1 2, 17, 2 8 16, 1.585 यही वाला आ रहा है मेरा म्यू का वैल्यू। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। सो म्यू भी का मतलब क्या है, म्यू भी का मतलब 1.524 माइनस 1.515 बाई 1.5185। सो क्या आएगा, माइनस करेंगे -1, इसको करें कितना आएगा 59210, मैं साइड में लिख रहा हूँ 09, उसके बाद 550110, यही वाला हो रहा है, डिवाइडेड बाय 0.5185। तो इसको करें क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 दैट इज 90/5185 में लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट करके, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा आंसर करना है 5185। सो किससे काटेंगे, 5 से कट जाएगा, तो 5 1 5 18, 5 1 5 0, 5 3 15, 5 से 30, 5 1 0 3 7, 9 से कटेगा क्या, 9 1 9 13, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर मैं करना चाहूँ, अप्रोक्सीमेट में अगर करना चाहूँ 9 2 18, मैं अप्रोक्सीमेट में कर रहा हूँ। सो 9 1 9 13 आ रहा है, 9 1 9 13 47, 9 5 47, 2/115। सो मैं अप्रोक्सीमेट में कर रहा हूँ, कैसे आप लोग एग्जाम में करेंगे अप्रोक्सीमेट में, 2 5 10, 1 15, 2 7 14, 57.5। तो इसको मैं नियरली कुछ लिख सकता हूँ 1/58 में लिख सकता हूँ, 1/58। तो इसको सॉल्व करने से जो आएगा वही आंसर है, दिस 100/58 इंटू अगर 58 करूँ, कैसे करेंगे देखिए, 58 को मैं नियरली 60 भी कर सकता हूँ, या भी सिंप्लीफाई और भी हो जाएगा 100/58 इंटू 100। सो इसको काटेंगे तो 29, इधर 50 होगा। अभी 29 को मैं नियरली कुछ अप्रॉक्स कर रहा हूँ, 29 को मैं 30 पकड़ ले रहा हूँ। देखिए मैं मतलब बहुत सारे यहाँ पर इलीगल तरीका अपना रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ समझ पा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड।
सो ये भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ये भी एक कला है जिसको आप लोगों को मशहूर होना पड़ेगा। 3 5 और 3 को काटेंगे तो कितना होगा 1.3 1 3 1.67 दैट इज 1.67 बाई 100 दैट इज 0.0167। सो यहाँ से मेरा डिस्पर्सिव पावर कितना आ गया 0.0167। सो ऐसे हम लोग डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं, समझ गए? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ये जो मेथड मत देखिए, मेन आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म हो गया, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। मैंने ये जो मैथमेटिक्स किया, ये आप लोग का अप्रोक्सीमेशन मेथड आप लोगों को मैंने सिखाया। अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं सीखेंगे तो बिना कैलकुलेटर के एग्जाम में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर में बिठा के देखना, नियर अबाउट इसी का आंसर आएगा, समझ गए? ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ के थोड़ा आप लोग देखिए, अभी हम लोग जो देखेंगे क्या देखेंगे? अभी देखिए, अभी हमने देखा कि एक प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट जा रहा है वो सातों कलर में डिफरेंशिएट होकर डिस्पर्सन हो रहा है। अगर मैं दो प्रिज्म को सामने ला दूं तो क्या होगा? क्या बोल रहा हूं, देखिए मेरा एक प्रिज्म है, यहां से जब मेरा व्हाइट लाइट जाता है, यहां से मेरा जब व्हाइट लाइट जाता है, ऐसा करके हमारा स्प्लिट अप होना शुरू हो जाता है ना। व्हाइट लाइट जब जाता है स्प्लिट अप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मेरा व्हाइट लाइट गया, स्प्लिट अप होना शुरू हो जाता है। अभी अगर मैं और एक प्रिज्म यहाँ पर लगा दूं, और एक प्रिज्म अगर यहाँ पर मैं दे दूं तो क्या होगा बोलिए? तो ये लाइट जब जाएगा दोनों फिर वापस मिलके फिर मेरा जो बाहर निकलेगा वो मेरा व्हाइट लाइट ही होगा। जो मेरा बाहर निकलेगा वो क्या होगा? एक व्हाइट लाइट ही होगा। समझ पा रहे हैं? ये गया व्हाइट लाइट, इधर सेपरेट हुआ, फिर मेरा व्हाइट लाइट ही निकला। सो मतलब जब मैं दो प्रिज्म को अपोजिट डायरेक्शन से लाऊं तब मेरा जो होगा फिर मतलब डिस्पर्सन मेरा क्या होगा? खत्म हो जाएगा, व्हाइट लाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन कैसे निकलेगा। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर मैं देखूँ कितना डिस्पर्सन हो रहा है, डेल्टा भी माइनस मतलब इसका 1 या 2। सो 1 में क्या हो रहा है? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो रहा है। और यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? देखिए सेकंड वाला में डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश, यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। क्यों ये वाला हो रहा है? देखिए क्योंकि यहाँ पर मेरा मीडियम अलग है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव अलग है। अभी देखिए दोनों मेरा क्या हो रहा है? दोनों मिलके मेरा सेम हो रहा है क्योंकि व्हाइट लाइट इधर भी व्हाइट लाइट है। सो मेरा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर ये वाला होना चाहिए डेल्टा भी डैश इक्वल माइनस डेल्टा आर डैश। तो इसका मतलब क्या है? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल्स टू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश, ये वाला होगा ना, ऑब्वियसली होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऐसा मैं अगर सिंप्लीफाई करके म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 ये वाला ऐसा लिख सकता हूँ इंटू म्यू माइनस 1 इंटू मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्यों म्यू माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी मैं लिख सकता हूँ। देखिए मैं क्या करने की कोशिश करूँ, देखिए समझ जाएंगे। बाई म्यू डैश माइनस 1 इंटू म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए मैं लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अभी देखिए हमारे पास क्या पता है? म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, इसका मतलब क्या है बोलिए? तो इसका मतलब मेरा डिस्पर्सिव पावर होता है। म्यू भी मतलब इसका मतलब डिस्पर्सिव पावर होता है। सो इसका मतलब क्या था? डिस्पर्सिव पावर। और इसका मतलब क्या है? हम सभी लोगों को पता है डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा? म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। सो ये वाला म्यू, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला डेल्टा हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू ओमेगा डैश डेल्टा डैश, यही वाला होगा ना। और ये जो कंडीशन है दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन, दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन, दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। कैमरा में ठीक से आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, रुकिए। दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन। बहुत अच्छे से कैमरा में आ रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन।
सो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्पर्सन कुछ रियल लाइफ केसेस देखेंगे, जैसे क्या रेनबो कैसा फॉर्म होता है वो वाला हम लोग पढ़ेंगे अभी, कंडीशन फॉर रेनबो फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग स्कैटरिंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ चलिए, तो ये वाला समझ गया कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन, ठीक है। अब डिस्पर्सन का सबसे फेमस फेनोमेना क्या है बोलिए तो? डिस्पर्सन का सबसे फेमस फेनोमेना है रेनबो फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग वही देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, रेनबो फॉर्मेशन। चलिए देख लेते हैं। सो डिस्पर्सन की वजह से हमारा रेनबो होता है। तो थोड़ा रेनबो फॉर्मेशन का पीछे का अभी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। आप सभी लोगों को रेनबो पसंद है, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन वो बोलेंगे कि मुझे सर रेनबो नहीं पसंद। सभी को रेनबो पसंद होता है, लेकिन दिखता नहीं है सभी को। उसके लिए भी लक चाहिए, लक नहीं चाहिए, उसके लिए आपको साइंस चाहिए। रेनबो कैसा होता है अभी उसके हम लोग समझेंगे। सोचिए रेनबो कब होता है? रेनबो कब होता है? जब हमारा रेनफॉल होता है प्लस क्या होता है? सनलाइट। रेनफॉल और सनलाइट, सनलाइट का स्पेलिंग बहुत अच्छा लिख रहा हूं मैं। रेनफॉल और सनलाइट जब दोनों एक साथ काम करता है तब हमारा रेनबो होता है। सो क्या होता है रेनबो में देखिए। सो हमारे पास एक रेन ड्रॉप होता है। मैं भी रेन ड्रॉप को एक स्पेरिकल रेन ड्रॉप में इमेजिन कर ले रहा हूँ, एक स्पेरिकल रेन ड्रॉप इमेजिन कर ले रहा हूँ। तो कैसे रेनबो होता है देखिए, जब मेरा सनलाइट इस रेन ड्रॉप के ऊपर आता है, सो ऐसा करके मेरा सनलाइट आया, सो बाहर मेरा क्या है? एयर है, ये वाला मेरा क्या है? वाटर है। सो ये वाला रेयरर मीडियम, ये वाला डेंसर मीडियम है। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, सो मेरा लाइट रे जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन जब मेरा क्या होगा? रेयरर टू डेंसर जाएगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पर इस सरफेस में क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ लाइट मेरा रिफ्रैक्ट करके निकल जाएगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करके निकल जाएगा। लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट मेरा रिफ्लेक्ट भी करना शुरू करेगा। आप लोगों को मैंने टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के टाइम पढ़ाया था कि जब मेरा रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर सम अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है मेरा? ऐसे बाहर निकल के भी चला जाता है। रिफ्रैक्शन जब होता है तब रिफ्लेक्शन भी होता है। सो सम अमाउंट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। फिर यहाँ पर अगर हम लोग फिर से एक नॉर्मल बनाए, ये वाला नॉर्मल कुछ इस तरह से होता, यहाँ पर मेरा सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। फिर यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊँ, सो ये डेंसर मीडियम है, ये वाला क्या है? रेयरर मीडियम। तो क्या होगा? ऐसा करके बाहर चल, मतलब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब डेंसर टू, सॉरी ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, आना चाहिए था इस तरफ, लेकिन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब भी ऐसा होगा तो यहाँ से धीरे धीरे मेरा लाइट स्प्लिट अप करना शुरू हो जाएगा और यहीं से मेरा भिप गियर पैटर्न इमर्ज करना शुरू हो जाएगा और यहीं से रेनबो फॉर्मेशन होता है। सो देखिए अलग अलग पॉइंट से ए, बी, सी, डी, ऐसे अलग अलग पॉइंट में मेरा क्या होगा? लाइट मेरा चला जा रहा है। सो अभी ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, ये मेरा फेनोमेना है। सो देखिए क्या क्या हो रहा है फेनोमेना मेरा यहाँ पर। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरा ये वाला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो मैं आइडेंटिकल ड्रॉप सोच आप लोग को बोल रहा हूँ। तो ये वाला आई है, ये वाला क्या है? आर है। फिर यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये वाला भी आई होगा, ये वाला भी आई होगा। मैं सबको आई क्यों बोल रहा हूँ? I1 I2 I3 क्यों नहीं बोल रहा हूँ? एक आइडेंटिकल रेन ड्रॉप मैंने कैलकुलेट किया है, मतलब कंसीडर किया है, एक आइडेंटिकल रेन ड्रॉप है। तो ये आई है, इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम होता है इसलिए आई। फिर इधर मेरा क्या है? अभी मैं एक ही लाइट रे बना रहा हूँ इसलिए बाकी सबको मिटा दीजिए। इसके बाद क्या है देखिए, ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस है बाहर की तरफ, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये वाला आर और ये वाला आई हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके मेरा आ रहा है। तो देखिए मेरा पॉइंट बी में अगर देखें तो कितना मेरा एंगल डेविएशन हो रहा है। मेरा लाइट जाना चाहिए था किस तरफ? इस तरफ मेरा लाइट जाना चाहिए था, लेकिन जा किस तरफ रहा है? इस तरफ। तो कितना डेविएट हुआ बोलिए तो? मेरा ये टोटल आई है, तो ये टोटल आई है, तो ये वाला एंगल कितना है? आई माइनस आर, ये वाला एंगल आई माइनस आर। फिर देखिए ये वाला लाइट है पॉइंट सी में मेरा जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन जा किस तरफ रहा है? इस तरफ। तो कितना डेविएट हुआ है? ये कितना डेविएट हुआ है? टोटल है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई मतलब 2i। देखिए जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन मेरा कितना डेविएट हो रहा है? ये टोटल 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल कितना है? आई 2i। फिर इधर मेरा जाना चाहिए था देखिए किस तरफ? इस तरफ।
इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन जा कहाँ रहा है, इस तरफ। तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल भी मेरा I माइनस आर है, क्योंकि I तो ये पूरा है, तो ये वाला I माइनस आर है। समझ पा रहे हैं। सो मेरा देखिए पॉइंट बी में, मतलब मैं एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं निकालूं, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होगा। पॉइंट बी में कितना है, पॉइंट बी में अगर मैं इसको डेल्टा 1 बोलूँ, कितना है बोलिए, I माइनस आर है। पॉइंट बी में I माइनस आर। पॉइंट सी में कितना है, डेल्टा 2 में 180 डिग्री माइनस 2I। पॉइंट डी में कितना है, डेल्टा 3 I माइनस आर। तो मेरा टोटल कितना होगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा सर। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तीनों को मैं ऐड करूंगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, दैट इज I माइनस आर प्लस 180 डिग्री माइनस 2I प्लस I माइनस आर, ये वाला होगा। जब तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर I 2I, सो मेरा I सब कट गया, तो क्या पड़ रहेगा देखिए, I ये I 2I निकलेगा प्लस 180 डिग्री माइनस 2I, देखिए ये वाला मिल के माइनस 2R, तो मेरा ये वाला कट गया, तो क्या पड़ा है सिर्फ 180 डिग्री माइनस 2R। सो डेल्टा मेरा क्या निकल गया, 180 डिग्री माइनस 2R। लेकिन ये वाला मेरा रेनबो का कंडीशन नहीं है, ये वाला मेरा जो निकला है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इन रेनबो। अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, हम लोग निकालेंगे। पहले ये वाला आप लोग नोट डाउन कीजिए कि यहाँ तक हमने कैसे किया, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वाला ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने जो I लिखा था ना, यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला I के बराबर नहीं होगा। क्यों बोलिए, तो क्योंकि ये वाला अगर R है तो ये वाला भी मेरा R होगा। इन दोनों को R कीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा गलती मैंने कर दिया था, इन दोनों को R कीजिए, इन दोनों को R कीजिए, तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 2R होगा, और इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए, 2R होगा। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए इसको, कि यहाँ पर थोड़ा मैंने गलती लिख दिया था। तो इधर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 2R होगा। सो मेरा अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री I हो जाएगा 2I माइनस 4R, ये वाला होगा। सॉरी वहाँ पर मैंने थोड़ा गलती लिख दिया था। तो ये वाला मेरा फाइनल होगा। अभी मैं करूँगा, ये वाला मेरा एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम होगा, मैं उसी चीज़ को निकालूंगा, उसी से हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो डेल्टा कब मेरा मिनिमम होगा, उसी को हम लोग निकालेंगे। सो डेल्टा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री प्लस 2I माइनस 4R। अभी कब मेरा डेल्टा का वैल्यू मिनिमम होगा, तो हम सभी लोगों को पता है, फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम हमें क्या पता है, डी डेल्टा अपॉन डी आई इक्वल टू 0 हम लोग करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा देखिए, डी अपॉन डी आई 180 डिग्री प्लस 2I माइनस 4R इक्वल्स टू 0, ये वाला आएगा। अभी देखिए इसको जब डेरिवेटिव करेंगे, पहला का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा 0 प्लस इसको करेंगे क्या होगा 2 माइनस 4 डी आर अपॉन डी आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा वैल्यू, डी आर अपॉन डी आई इक्वल्स टू 2/4, दैट इज 1/2, ये वाला वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो मेरे पास एक इक्वेशन मेरे पास आ चुका है क्या, कि डी आर अपॉन डी आई का वैल्यू क्या है 1/2। ये वाला इक्वेशन मेरा बाद में काम में आएगा। अभी देखिए जब मेरा यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज़ करूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, ये वाला वैल्यू आ रहा है हमारे पास। सो देखिए मैं अगर बोथ साइड डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा, कॉस आई डी आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर डी आर, ये वाला आएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर डी आर अपॉन डी आई, ये वाला वैल्यू आएगा ना, ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू आएगा। अब डी आर अपॉन डी आई का वैल्यू क्या 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू कॉस आर इंटू 1/2 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ से 2 कॉस आई इक्वल्स टू म्यू इंटू कॉस आर, ये वाला वैल्यू आएगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे। आप लोग पहले यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए, 2 कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर, 2 कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर। अभी बोथ साइड हम लोग देखें क्या करते हैं,
तो ये वाला समझ गए। अभी देखिए यहां तक लिख लिए। अभी देखिए बोथ साइड अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं यहां से, सो क्या होगा 4 cos स्क्वायर आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आर। 4 cos स्क्वायर आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आर, ये होगा ना, ऑब्वियसली होगा। अभी हम लोग को पता है ऑलरेडी, क्या पता है देखिए, थोड़ी देर पहले हमने स्नेल्स लॉ से क्या पढ़ा था, स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। यहां से साइन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आई बाई म्यू। तो यहां से क्या होगा म्यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये वाला होगा। सो देखिए तो ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रिप्लेस करके साइन स्क्वायर आर मतलब ये वाला वैल्यू में लिख सकते हैं। सो म्यू स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 4 cos स्क्वायर आई। सो ये जब मैं इस तरफ लाऊंगा देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 3 cos स्क्वायर आई प्लस cos स्क्वायर आई, ये जब इस तरफ आएगा प्लस साइन स्क्वायर आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ इसको, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये जब मैंने लिख दिया, सो क्या होगा 3 cos स्क्वायर आई प्लस दोनों को ऐड करेंगे cos स्क्वायर आई साइन स्क्वायर आई 1 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई 1 होता है। सो 3 cos स्क्वायर आई म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ से cos स्क्वायर आई क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। तो यहाँ से cos आई क्या होगा रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो कंडीशन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होगा रेनबो फॉर्मेशन के लिए हमारा जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है उसका कंडीशन है ये वाला। ये वाला आपका जो प्रूव है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये वाला प्रूव है म्यू स्क्वायर माइनस 1/3 रेनबो फॉर्मेशन के लिए कितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस लगेगा, मतलब वो होगा cos इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। उसका वैल्यू क्या होगा, इसे लिख सकते हैं आई का वैल्यू होगा cos इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1/3 रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमने ये वाला देख लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये तो हमने देख लिया, अभी आगे बढ़ेंगे और देखिए कि रेनबो फॉर्मेशन हमने समझ लिया। स्कैटरिंग का थोड़ा बोल दूँ, स्कैटरिंग आज थोड़ा बोलूँ या नेक्स्ट क्लास में बोलूँ, थोड़ा बोल देता स्कैटरिंग के बारे में। ये हमने समझ लिया कि रेनबो फॉर्मेशन कैसा होता है, स्कैटरिंग भी इसके रिलेटेड थोड़ा मैं बोल देता हूँ, बाकी सब डिटेल्स में और एक क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। थोड़ा स्कैटरिंग के बारे में आप लोगों को बोल देता हूँ, स्कैटरिंग क्या है। ये छोटा चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को बोल देने से आप लोग का एक ही वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप भी घर में पढ़ते रहिएगा। थोड़ा मैं बोल देता हूँ स्कैटरिंग के बारे में। सो डिस्पर्सन और स्कैटरिंग का बीच डिफरेंस क्या है। डिस्पर्सन का मतलब है जब लाइट हमारा अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। स्कैटरिंग मतलब जब लाइट फैल जाता है, लाइट एक जगह पर फैल जाएगा उसको बोलेंगे स्कैटरिंग। ठीक है, जब फैल जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग फेनोमेना हम लोग बोलते हैं द फेनोमेना ऑफ क्या, जब लाइट फैल जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कि इसको अगर अच्छे से आप लोग डेफिनेशन करूं, द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट तो हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। लेकिन जब हमारा कोई एटमॉस्फेयर या कोई भी मीडियम से लाइट जाएगा, जब वो हमारा क्या होता है एरिया पर स्प्रेड हो जाता है। व्हेन लाइट गोज थ्रू ए मीडियम, गोज थ्रू ए मीडियम, इट स्प्रेड्स और मैं लिख सकता हूं स्कैटर्स in all directions and this is called scattering and this is scattering मतलब समझ पा रहे हैं, जब एक मीडियम से जाएगा लाइट चारों तरफ फैल जाएगी। जब फैल जाता है इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं
स्कैटरिंग बोलते हैं। और इस स्कैटरिंग के वजह से ही, स्कैटरिंग की वजह से हम लोग आकाश को क्या देखते हैं, ब्लू कलर। हमारा आसमान क्या होता है, ब्लू कलर का होता है ना, हमारा आसमान ब्लू कलर का होता है। हम लोग सन को सुबह और शाम एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सनसेट का समय शाम में क्या देखते हैं, सन को रेड कलर देखते हैं। सब कुछ स्कैटरिंग की वजह से हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जो लूनर एक्लिप्स हुआ था, जहाँ पर हमने मून को रेड कलर देखा था, वो भी किसके लिए, स्कैटरिंग के लिए देखा था। अभी वो क्यों होता है देखिए। तो स्कैटरिंग समझ गए। स्कैटरिंग पढ़ने के लिए सबसे जो फेमस एक फॉर्मूला है जो साइंटिस्ट रेलिक ने दिया था, उस फॉर्मूला हम सभी लोग को जानना पड़ेगा कि रेलिक्स का एक स्कैटरिंग का फॉर्मूला था। रेली स्कैटरिंग फॉर्मूला क्या है, रेली स्कैटरिंग फॉर्मूला, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। मतलब I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। I है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट। और लैम्डा आप सभी लोगों को पता है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम स्कैटर करेगा। मतलब मोर द वेवलेंथ लेस इज द क्या, स्कैटरिंग। मोर द वेवलेंथ लेस इज द स्कैटरिंग। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम क्या होगा, इसका स्कैटरिंग होगा। समझ पा रहे हैं। इसका क्या हो, मतलब इसका रियल लाइफ में फेनोमेना क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फिर उसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, तो ये वाला तो हमने देख लिया। तो अभी देखिए, तो इसका जो स्कैटरिंग का फॉर्मूला है, तो अभी कुछ रियल लाइफ फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग आप लोगों को मैं थोड़ा बोलूँ तो स्कैटरिंग, ये जो फेनोमेना अभी आप लोगों को मैं बोलूँगा, इसको सुनने से आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट लगेगा। बोले सर ये तो हम लोग डेली देखते हैं, डेली हम लोग अपना चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को क्वेश्चन नहीं किया क्यों ये होता है। तो क्यों होता है आप लोग क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्यों होता है। तो देखिए क्यों होता है। सबसे पहले रियल लाइफ फेनोमेना में, रियल लाइफ फेनोमेना, सबसे पहले जो फेनोमेना आपको मैं बोलूंगा वो क्या है, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट का समय सन का कलर रेड क्यों होता है। तो इसका रीजन देखिए, जब सनराइज या सनसेट होता है, यहाँ पर अगर आप लोग अर्थ में खड़े हैं, जब सनराइज या सनसेट होता है तब सन हमारे से बहुत दूर में रहता है। तो सन हमारे से बहुत दूर में होता है, सनराइज भी हो सकता है और सनसेट भी। सन हमारे से बहुत दूर रहता है। सन कहाँ रहता है, सन इज सिचुएटेड एट द हॉराइजन। हॉराइजन मतलब बहुत दूर रहता है, सनराइज या सनसेट में बहुत दूर रहता है। तो देखिए जब यहाँ से लाइट निकल रहा है तब ये लाइट मेरा व्हाइट लाइट है। क्या लाइट है, व्हाइट लाइट। लेकिन बीच रास्ता में आते आते हम सभी लोग को ये रेलिक का फॉर्मूला हमने सीखा कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। मतलब वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतना कम होगा। मतलब इंटेंसिटी उतना कम स्कैटर होगा। लेकिन जो पहले का जो हमारा लाइट है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, इन लोग का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्कैटर कर जाता है। तो अलग अलग लाइट हमारा स्कैटर कर जाता है, ब्लू, येलो, ग्रीन, इंडिगो, अलग अलग कलर हमारा स्कैटर हो जा रहा है, वायलेट स्कैटर हो जा रहा है। सिर्फ कौन वाला लाइट स्कैटर नहीं हो रहा है बोले तो सिर्फ रेड कलर स्कैटर नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे आंखों पर जो लाइट आके गिर रहा है वो क्या गिर रहा है, रेड गिर रहा है। तो इसलिए सुबह और शाम को हम लोग सन एकदम रेड कलर का देखते हैं, लेकिन दोपहर को जब सन देखते हैं सन का कलर व्हाइट रहता है, क्योंकि वो हमारे ठीक सिर के ऊपर रहता है। सिर के ऊपर रहता है मतलब कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो दोपहर में एट नून वी सी सन एज व्हाइट। तो पहले रीजन समझ गए, सनराइज और सनसेट में क्यों रेड देखते हैं, क्योंकि जब हमारा सनराइज और सनसेट होता है तो सन कहाँ रहता है, हॉराइजन में रहता है, बहुत दूर रहता है। उतना दूर से जब लाइट आता है बाकी सारे कलर हमारा फेड हो जाता है, मतलब स्कैटर कर खत्म हो जाता है। सिर्फ रेड, ऑरेंज ये कलर ही हमारे पास आता है। इसलिए हम लोग रेडिश ऑरेंज या पूरा प्योर रेड देखते हैं सुबह और शाम को। और इसलिए दोपहर को हम लोग क्या देखते हैं। और एक फेनोमेना देखिए, जो भी आप लोग को मैं बोल रहा था, एकदम दोपहर को सन का कलर क्या रहता है, एकदम दोपहर को कि व्हाइट कलर ऑफ सन, व्हाइट कलर ऑफ सन ड्यूरिंग नून। एकदम दोपहर में सन का कलर एकदम व्हाइट रहता है।
दोपहर में सन का कलर एकदम व्हाइट रहता है। क्यों बोलिए तो, क्योंकि दोपहर में अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सन हमारे ठीक सिर के ऊपर रहता है, तो डायरेक्ट पूरा व्हाइट लाइट हमारे पास से आता है, कोई भी लाइट स्कैटर करने का टाइम ही नहीं मिलता, ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है, इसलिए हमारा सन दोपहर को हम लोग व्हाइट देखते हैं, ठीक है। फिर और एक फेनोमेना है रियल लाइफ स्कैटरिंग रिलेटेड, दैट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे। देखिए एक्चुअली आसमान या स्काई जो हम लोग नीला बोलते हैं, नीला आसमान, एक्चुअली नीला आसमान बोल के क्या कुछ होता है, तो इसका आंसर है नहीं सर, नीला आसमान बोल के कुछ नहीं होता है। आप लोग चांद में जाएंगे, चांद में कोई आसमान नहीं है, तो हम लोग जो भी देखते हैं वो क्या है, एक बोले तो रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग का फिनोमेना है। तो क्या होता है, जब दोपहर के टाइम में सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में घुसता है तो उसका सारे लाइट स्कैटर करता है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करेगा बोलिए तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा। सबसे कम स्कैटर कौन करेगा, रेड, येलो कम स्कैटर करेगा। तो दोपहर में क्या होता है, जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो चारों तरफ हमें सिर्फ नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है कि वायलेट और नीला हम लोग मतलब ब्लू और वायलेट हम लोग दूर से सेम चीज़ देखते हैं, क्योंकि सारे लाइट रे आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्कैटर कर, दोपहर के टाइम में सन हमारे पास रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो स्कैटर करेगा हम लोग उसी चीज़ का कलर को चारों तरफ देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा ब्लू कलर, वायलेट कलर स्कैटर कर रहा है, इसलिए हम आसमान को दोपहर को क्या देखते हैं, ब्लू कलर। लेकिन रात में तो सन हमारे आकाश के ऊपर नहीं रहता है, इसलिए रात को हम लोग आसमान को क्या देखते हैं, ब्लैक देखते हैं। नाइट का स्काई क्या होता है, ब्लैक होता है, और दिन का स्काई ब्लू क्यों होता है, समझ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन कर रहा है, ब्लू लाइट स्कैटर कर रहा है। फिर और एक फिनोमेना कि स्काई ऑफ मून, स्काई ऑफ मून क्या होता है, ब्लैक। क्यों ब्लैक होता है, क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या होगा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, और कोई स्कैटरिंग नहीं होगा तो कोई आसमान ही नहीं रहेगा, इसलिए मून का आकाश में कोई भी आसमान नहीं है। आप लोग अगर वो नासा का अपोलो 11 वाला वीडियो देखें कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गए थे, चांद में गए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद में गए तो वहाँ पर क्लियरली उन्होंने जब झंडा गाड़ा था देख पा रहे थे कि कोई आसमान नहीं है। लेकिन वो कब लैंड किए थे मून में, वो दोपहर को लैंड किए थे, लेकिन उधर कोई भी आसमान नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर ब्लैक कलर देख रहे थे। लेकिन अगर वो अर्थ में होते तब हमारा एक आसमान होता पीछे, समझ गए, दिस इज द रीज़न। तो यही सब चीज़ें आप लोगों को बोलना था। तो और एक क्लास में मैं पूरा जो आप लोगों का डिस्पर्सन स्कैटरिंग खत्म कर दूंगा, कुछ रियल लाइफ फिनोमेना आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट दिन थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा दूंगा और थोड़ा रमन इफेक्ट के बारे में बोल दूंगा। तो रमन इफेक्ट इसका पहले एग्जाम में आता नहीं था, अभी रिसेंट कुछ सालों में देख रहा हूँ रमन इफेक्ट क्वेश्चन में आ रहा है, तो रमन इफेक्ट के बारे में आप लोगों को मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर से जाते आते दिवाली का वेरी वेरी वार्म वेलकम और दिवाली के वेरी वेरी शुभकामनाएं ध्यान बोल के आप सभी लोगों को आज का क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। थैंक यू।